नमस्कार साथियों, एग्री हब के ई प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पशुपालन विज्ञान की हमारी जो सीरीज चल रही थी उसी में जो कुछ टॉपिकों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो सामान्य जानकारी जो भी हमारी थी क्लासें थी वो हम पूरी कर चुके हैं। नस्लों के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना। तो कल हमने कौन सी नस्ल पढ़ी थी? कल हमने नस्ल पढ़ी थी बकरी की। किसकी पढ़ी थी बच्चों? बकरी की। नस्लों में भी हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये 4 नस्लें पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारी क्लास रहने वाली है वह है ऊंट की नस्लों के बारे में। क्या है बच्चों? ऊंट की नस्लों के बारे में। तो नस्लें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें जो ऊंट की नस्ल है वह भी इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो ही हम जानेंगे, ठीक है। और जो है इसके साथ साथ जो ऊंट के रोग होते हैं वो भी हम पढ़ लेंगे आज। रोग तो वैसे तो हमें जो एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे कि डिजीज है और उनके जो मेडिसिन है उनका हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन ऊंट के जो रोग है हम इसी क्लास में जान लेंगे। ज्यादा कुछ रोग नहीं है, 2-3 रोग है जो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इमेज देख रहे हो, इस प्रकार से कैमल होता है। सर इस प्रकार से तुम्हारा देखा हुआ है, लेकिन ये आप खास तौर से देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि ऊंट होता है वह 2 कुबड़ वाला होता है, यानी कि डबल हम्पड भी होता है। एक तो 1 हम्पड होता है, एक डबल हम्पड होता है। यानी कि सामान्य हम भाषा में कहें तो एक में तो एक ही होता है। इस प्रकार से ये तो होता है सामान्य हमारी राजस्थान में पाया जाता है, आपको पता ही है, लगभग यही पाया जाता है। ये जो ऊंट है इसमें 2 कुबड़ होते हैं। सर ये तो हमने पहली बार देखा है। तो हाँ बच्चों, ये कहां पर पाया जाता है? यह भारत में लद्दाख में पाया जाता है। तो इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है। क्या क्या है इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो बकरी की हमने नस्लें पढ़ी थी और बकरी का भी जो सामान्य जानकारी है कल का, वो हम रिवीजन कर लेते हैं। क्या रिवीजन कर लेते हैं कि बकरी का नाम क्या होता है? बकरी का नाम केपरा हिरकस होता है। बकरी में 2-1-60 पाए जाते हैं। बकरी में जो बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वो कितनी है बच्चों? 37 है। बकरी की चारा खाने की आदत है वो ब्रूसिंग या ब्राउचिंग होती है। बकरी के दूध में एक विशेष प्रकार की गंध आती है जिसका कारण होता है कैप्री कमल। क्या होता है बच्चों? कैप्री कमल होता है। उसी के साथ हम और बात करते हैं कि जो बकरी की एक नस्ल है अंगोरा, अंगोरा नस्ल है बकरी की है जिससे मोहेर ऊन प्राप्त होती है। कौन सी बच्चों? मोहेर ऊन प्राप्त होती है। वही आपको पूछ ले कि मोहेर अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो अंगोरा ऊन है वो खरगोश से प्राप्त होती है। फिर आपको पूछ रहे कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो पश्मीना ऊन है जो बकरी की चेंगथा की नस्ल है उससे प्राप्त होती है। तो ये जो है सामान्य जानकारी थी। इसकी जो गर्भकाल का टाइम होता है वो 151 दिन का होता है और इसकी आवाज है वो ब्लीटिंग या मिमियाना होता है। बच्चे देने की क्रिया होती है उसे कीडिंग कहते हैं। प्रजनन की क्रिया सर्विंग होती है। समूह को फ्लो कहते हैं या झुंड को फ्लो कहते हैं। तो ये सामान्य सामान्य जानकारी है। इसके शरीर का तापमान कितना होता है? तो बकरी के शरीर का तापमान कितना होता है बच्चों? 39.1 होता है या लगभग 103 डिग्री फारेनहाइट होता है। नाड़ी गति है वो आपको पता ही है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ऊंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये होता है 1 कुबड़ वाला, ये भी 2 कुबड़, इसमें भी क्या बच्चों? 2 कुबड़ है, ठीक है ना, डबल हम्पड है। यह लद्दाख में ही पाया जाता है, भारत में लद्दाख में पाया जाता है, ठीक है ना। अब ऊंट है, ऊंट के बारे में हम सबसे जो भी हम नस्ल पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं कि कौन सा ऊंट है वो, इसकी सामान्य जानकारी क्या है। यानी कि ऊंट है चाहे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है ना। तो ऊंट वो 2 प्रकार के होता है। एक तो होता है 1 कुबड़ वाला, एक होता है 1 कुबड़ वाला, एक होता है बच्चों 2 कुबड़ वाला। दोनों का अलग अलग नाम ही है और दोनों का अलग अलग ही नाम याद रखना है। 1 कुबड़ वाले का नाम होता है कैमलस। ऊंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैमल। उसी से याद रखना, कैमेलस या कैमिलिस, कैमिलस, ठीक है ना, कैमिलस या कैमिलिस, कैमिलस ड्रोमेडेरियस, कैमिलस ड्रोमेडेरियस, ठीक है ना, कैमिलस ड्रोमेडेरियस। ये किसका नाम है? यह है 1 कुबड़ वाले ऊंट का नाम है कैमिलस ड्रोमेडेरियस। वही आपको पूछ ले कि 2 कुबड़ वाले का नाम क्या था? 2 कुबड़ वाले का नाम है कैमिलस कैमिलस या कैमिलिस बैक्टेरियस, कैमिलिस बैक्टेरियस, बैक्टीरियस, ठीक है ना, बैक्टीरियस या बैक्टेरियस, बैक्टेरियस, ठीक है ना। तो सर क्या इसमें से पूछा जाता है क्या? हाँ बच्चों, चाहे आप, जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही एग्जाम दो उसी में पूछा जाता है, अन्य एग्जामों में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है। और वैज्ञानिक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 कुबड़ वाले का नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, 2 कुबड़ वाले का नाम है कैमेलस बैक्टेरियस, कैमेलस बैक्टेरियस, ठीक है ना, 2 कुबड़ वाले का। फिर कई बार क्या दिया जाता है
कि राजस्थान में जो ऊंट पाया जाता है उसका नाम क्या होता है। तो अब याद रखना कि राजस्थान में एक कुबड़ वाला ज्यादातर पाया जाता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और आपको एग्जाम्पल में दोनों ही देता है, ये दोनों नाम देता है, लेकिन याद रखना कि राजस्थान में मुख्यतः एक कुबड़ वाला ही पाया जाता है, दो कुबड़ वाला नहीं पाया जाता है। तो आपको थोड़ी लैंग्वेज और डिफिकल्ट दे देगा कि राजस्थान में पाए जाने वाले ऊंट का नाम क्या है, तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ठीक है ना। फिर एक कुल कौन सा होता है, तो हमने क्या पढ़ा था, गाय भैंस भेड़ बकरी, इन चारों का कुल था बोइडी, बल्कि ऊंट का कुल होता है कैमल से कैमेलिडी, कैमिलिडी, ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं कैमल, तो कैमिलिडी याद रखना बस, कैमिलिडी। गुणसूत्र संख्या मैंने बात की थी कि गाय में 60 पाई जाती है, भैंस में 50 और 48 होती है, बकरी में 60 होती है, ऊंट में गुणसूत्र संख्या होती है 74। कितनी होती है, 74। ये भी याद रखना कि दो कुबड़ वाले में 70 होती है, दो कुबड़ वाले में गुणसूत्र संख्या 70 होती है, और इसमें कितनी होती है, 74 होती है। अब याद ये रखना 78 नहीं होती है, आपको कंफ्यूजन के लिए क्या देगा, 78, 78 नहीं होती है, ठीक है ना। 78 किस में होती है, मुर्गी में होते हैं। गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम संख्या भी जिसे बोलते हैं, 2n भी इसे बोलते हैं। इस प्रकार से होता है, यह होता है एक कुबड़ वाला, यही क्या बच्चों, एक कुबड़ वाला। यह है डबल हम्पर्ड दो कुबड़ वाला। थुई जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, थुई, सामान्य भाषा में थुई बोलते हैं। अब आपको पूछ ले कि विश्व में सर्वाधिक ऊंट कहां पाए जाते हैं, विश्व में सर्वाधिक ऊंट कहां पाए जाते हैं, तो हमें भारत नहीं करना है, याद रखना विश्व में सर्वाधिक ऊंट है वो सोमालिया में पाए जाते हैं। कहां पर, सोमालिया। और सोमालिया क्या है, एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है ना, अफ्रीकन कंट्री है, यानी कि अफ्रीका में है। तो याद रखना कि विश्व में सर्वाधिक ऊंट कहां पाए जाते हैं, सोमालिया में, भारत नहीं करना है। वही आपको पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक ऊंट कहां पाए जाते हैं, तो भारत में राजस्थान में, भारत में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। कितना प्रतिशत, 80%। 80% जो ऊंट है वो राजस्थान में पाए जाते हैं, इसलिए ऊंट में जो राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। भारत में सिर्फ एक कुबड़ वाले ही ऊंट पाए जाते हैं लगभग, ठीक है ना। एक कुबड़ वाले का नाम क्या होता है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। भारत में मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भाग, भारत में मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भाग, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन 4 राज्यों में ही क्या पाए जाते हैं, ऊंट पाए जाते हैं। तो उत्तर पश्चिम, ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है, ये कौन सी होती है, पश्चिम होती है। अब आपको पता है यहीं पर तो है राजस्थान, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पंजाब आ गया, यहाँ पर हरियाणा आ गया, और यहाँ पर गुजरात आ गया। तो उत्तर पश्चिम भारत में या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में ऊंट पाए जाते हैं, सर्वाधिक वो राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत में दो कुबड़ वाले ऊंट सिर्फ कहां पाए जाते हैं, यह भी पूछा जाता है कि दो कुबड़ वाले ऊंट कहां पाए जाते हैं, तो लेह लद्दाख में दो कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। ऊंट को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और ये आपको पता है, कोई ये तो नॉर्मली बात है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, ऊंट को कहते हैं। कई बार क्या देता है वो इस प्रकार से देगा, ये तो साधारण पता होता है कि रेगिस्तान का जहाज कहता है, और ऑप्शन में क्या देगा आपको, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, वोस इंडिकस, बुबेलिस बुबेलिस, ओविस एरिस, यानी कि इनका वैज्ञानिक नाम दे देता है। तो इस प्रकार से भी आपको पता होना चाहिए। फिर है राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान संस्थान। मैंने आपको जब अनुसंधान संस्थान कराए थे तो बार बार कहा था कि एनआरसी फॉर कैमल, एनआरसी फॉर कैमल का रट लेना, एक CSWRI, इन दोनों का रट लेना, और इन दोनों से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल कहां पर है बच्चों, जोड़बीड़ बीकानेर, जोड़बीड़ बीकानेर। कई बार जोड़बीड़ देता है, बीकानेर नहीं देता है, जोड़बीड़ बीकानेर। इसकी स्थापना वर्ष थी 5 जुलाई 1984, 5 जुलाई 1984 इसकी स्थापना वर्ष थी। पहले इसका नाम था उष्ट्र निदेशालय, फिर उसका नाम 1995 में जो है राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान संस्थान कर दिया गया था। तो राष्ट्रीय उष्ट्र या राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर है, जोड़बीड़ बीकानेर। जोड़बीड़ जो है वो बीकानेर से लगभग 10 किलोमीटर आगे है, लगभग 2000 एकड़ में ये फैला हुआ है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आपको पूछ ले कि ऊंट विकास बोर्ड कहां पर है, जोधपुर में है। वहीं आपको पूछ ले कि ऊन विकास बोर्ड, दोनों ही कहां पर है, ऊन विकास बोर्ड और ऊंट विकास बोर्ड कहां पर है बच्चों, जोधपुर में है, बीकानेर में नहीं है। ये जब हमने पढ़ा था कि पशुओं का अमाशय के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि पशु जो अमाशय के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रोमांथी, एक होता है अरोमांथी, एक होता है आवासीय रोमांथी, जिसे हम स्यूडो रूमिनेंट बोलते हैं, ठीक है सर।
फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो रोमांथी पशु होते हैं उनका जो पेट है वो 4 भागों में होता है। कौन से होता है? रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। सर ये भी हमने पढ़ा था। रोमांथी जो पशु होते हैं वो जुगाली करते हैं, अरोमांथी जो पशु होते हैं वो जुगाली नहीं करते हैं। स्यूडो रूमिनेट या जो आवासी रोमांथी पशु होते हैं वो जुगाली तो करते हैं लेकिन उनका पेट 3 भागों में ही विभक्त होता है। उसमें जो है ओमेजम नहीं पाया जाता है, ओमेजम नहीं पाया जाता है, एबोमेजम पाया जाता है। यानी कि ऊंट और लामा दो इस प्रकार के पशु है, इनका जो पेट है वो 3 भागों में विभक्त होता है, रुमेन, रेटिकुलम और एबोमेजम। इसमें ओमेजम अनुपस्थित रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैंने आपको दोहराई है। तो ऊंट किस प्रकार का है? ऊंट स्यूडो रूमिनेंट या इसको कहते हैं आभासी रोमांथी, ठीक है ना। आभासी का मतलब होता है सिर्फ प्रतीत होता है, ठीक है ना, आभासी रोमांथी। क्योंकि रोमांथी वो पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी क्या रोमांथी पशु है, लेकिन ऊंट क्या है? आभासी रोमांथी है। यानी कि रोमांथी पशुओं का पेट है वो 4 भागों में होता है लेकिन ऊंट का जो पेट है वो 3 भागों में ही विभक्त होता है। और कौन से होते हैं इसमें? एक तो रुमेन होता है, एक रुमेन होता है, एक रेटिकुलम होता है, एक रुमेन होता है, एक रेटिकुलम होता है और एक है एबोमेजम होता है। एक क्या होता है बच्चों? एबोमेजम होता है। अब याद क्या रखना है? याद ये रखना है, क्वेश्चन आपको देगा कि ऊंट के पेट में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है। याद रखना कौन सा अनुपस्थित होता है। कौन सा होता है बच्चों? ओमेजम, ठीक है ना। कौन सा अनुपस्थित होता है ऊंट के पेट में? ओमेजम, ओमेजम, ठीक है ना, ओमेजम नहीं पाया जाता है। ऊंट को राजकीय पशु का दर्जा कब दिया गया था? तो 30 जून 2014 को है जो राजकीय पशु, ठीक है ना, राजकीय पशु या हम कह सकते हैं कि घरेलू श्रेणी के आधार पर। वैसे तो जो है राजस्थान का पशु कौन सा है? चिंकारा है। कौन सा भी? चिंकारा है। लेकिन राजकीय पशु या घरेलू पशु ऊंट को घोषित किया गया था 30 जून 2014 को, सॉरी 2014 को। ऊंट के कान छोटे होते हैं, ऊंट के खुर चौड़े होते हैं जिससे रेत में पैर आसानी से नहीं धंसता है। ऊंट की आरबीसी का ये बात याद रखना कि ऊंट की आरबीसी होती है जो वह कितने प्रतिशत तक वह उसको फैला सकता है। तो ऊंट की जो आरबीसी होती है वो 240%, ठीक है ना, 240% तक फैलने की क्षमता होती है इसमें। ऊंट है जो एक दिन में 18 से 36 लीटर पानी पी सकता है। एक दिन में 18 से 36 लीटर पानी पीता है। और कितना पी सकता है? तो लगभग 130 या 140 लीटर वो एक बार में पी सकता है। तो प्रतिदिन में 18 से 36 लीटर पानी की उसको आवश्यकता होती है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और यही बात है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 4 फरवरी को पूछी गई थी कि ऊंटनी के दुग्ध में विटामिन सी सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। ऊंटनी के दुग्ध में विटामिन सी सर्वाधिक होता है। अब आपको पता है कि जो विटामिन सी होता है वह नींबू वर्गीय में होता है। किस में होता है बच्चों? जो नींबू वर्गीय फल होता है, जो नींबू वर्गीय फल होते हैं ना उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। नींबू वर्गीय फलों में विटामिन सी पाया जाता है। इतना अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको पूछ ले कि विटामिन सी, क्या पूछ ले कि विटामिन सी है जो सर्वाधिक किस में पाया जाता है, तो विटामिन सी सर्वाधिक आंवले में नहीं होता है। विटामिन सी सर्वाधिक होता है बारबेंडस चेरी में। किस में होता है बच्चों? बारबेंडस चेरी में होता है। बारबेंडस चेरी, सर ये तो हमने पहली बार सुना है, बारबेंडस चेरी में, ठीक है ना। बारबेंडस चेरी में क्या होता है? विटामिन सी सर्वाधिक होता है। सर कितना होता है? तो बारबेंडस चेरी में 4000 इंटरनेशनल यूनिट होती है, ठीक है ना। तो विटामिन सी सर्वाधिक होता है बारबेंडस चेरी में। बारबेंडस चेरी के बाद विटामिन सी सर्वाधिक होता है आंवले में। किस में होता है बच्चों? आंवले में, आंवला में। इसके बाद होता है अमरूद में, इसके बाद होता है अमरूद में, ठीक है ना, इसके बाद होता है अमरूद में। इसमें लगभग 600 होता है, इसमें लगभग 150 होता है, लगभग इतने होता है, ठीक है ना। तो विटामिन सी सर्वाधिक बारबेंडस चेरी में होता है, आंवले में 600 होता है। ये मैं फलों में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऊंटनी के दूध में विटामिन सी सर्वाधिक होता है। इसी के कारण क्या है कि ऊंटनी का जो दूध है वो जमता नहीं है, यानी कि इसका दही नहीं बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ऊंटनी के दूध में विटामिन सी सर्वाधिक होता है।
ऊंटनी के दुग्ध में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं, यानी कि ऊंटनी के दुग्ध में किस कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो दो तत्व पाए जाते हैं। एक तो होता है इंसुलिन, एक होता है लाइसोजाइम, ठीक है ना। तो लाइसोजाइम व इंसुलिन दो तत्व पाए जाते हैं। विटामिन सी पाया जाता है, जिसके कारण ऊंटनी का दूध कभी जमता नहीं है, ठीक है। फिर दूध से मेरे याद आया, मैंने बात की थी जो बकरी का दूध होता है वो प्राकृतिक रूप से क्षारीय प्रकृति का होता है, जबकि वैसे दूध का पीएच मान है वो 6.4 से 6.7 होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो ऊंटने के दूध में पाए जाने वाले तत्व कौन से, लाइसोजाइम व इंसुलिन है। एक बात और याद रखना कि ऊंट की उम्र कितनी होती है, ये भी अगर पूछ ले तो ऊंट की उम्र होती है लगभग 40 से 45 वर्ष, 40 से 45 वर्ष। जब हमने एज कैलकुलेशन पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था 40 से 45 वर्ष होती है। अब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्या क्वेश्चन आया था कि उसमें सत्य व असत्य वाले दो क्वेश्चन आए थे कि ऊंट या ऊंटनी के दूध में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए इसका दूध है वो कठोर होता है या जम नहीं पाता है, तो सही बात थी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ऊंट की जो उम्र होती है वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती है, तो ये भी आपको पता है कि ऊंट की जो उम्र होती है वह भी ज्यादा होती है। जैसे गाय की 20 से 23 वर्ष होती है, भैंस की 10 से 15 वर्ष होती है, मुर्गी की 5 वर्ष होते हैं, है ना। तो भेड़ की लगभग कितनी होती है, 10 से 15 वर्ष होती है, और ऊंट की 40 से 45 वर्ष होती है। बाहर डोलने वाले ऊंटों को लच्छू ऊंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लच्छू ऊंट कहते हैं। क्षमता कितनी होती है, यानी कि यह 3 से 4 क्विंटल तक वजन को यह लेकर जा सकते हैं ऊंट, ठीक है ना। प्रजनन के काम आने वाले ऊंट को माती ऊंट कहते हैं। बद्याकृत ऊंट क्या कहलाता है, गिल्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, गिल्डिंग कहलाता है। वही आपको पूछ ले कि बद्याकृत भेड़ का नर है वह क्या कहलाता है, तो वह विडर कहलाता है, वह विडर कहलाता है। गाय का बद्याकृत नर है वह क्या कहलाता है, बुलक कहलाता है। भैंस का बफेलो बुलक कहलाता है। मुर्गी का कैपेन कहलाता है। बकरी का बक कहलाता है। मादा ऊंट 2 वर्ष के अंतराल में बच्चा देती है। याद रखना, मादा होती है ना जो ऊंटनी होती है वह 2 साल में एक बार बच्चा देती है, इसलिए ऊंट का गर्भकाल भी सर्वाधिक होता है, 410 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 410 दिन का। इसकी कुबड़ में वसा का जमाव होता है। ऊंटनी का दूध कभी जमता नहीं है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऊंटनी का दूध कभी जमता नहीं है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है और लाइसोजाइम व इंसुलिन दो तत्व भी पाए जाते हैं। इसका दुग्ध मधुमेह रोग के लिए लाभदायक है। किसका, ऊंटनी का दूध। ऊंट प्रेरित ब्रीडर है। प्रेरित ब्रीडर का मतलब क्या हो गया कि इसको जो संभोग की क्रिया होती है वो एक पार्टिकुलर टाइम में होती है, और इसको जो है समझाकर या दिखाकर ही इससे जो मादा पशु है उसको गर्भित कराया जाता है। तो याद रखना कि ऊंट क्या है, प्रेरित ब्रीडर है। इसकी जो जो टाइम होता है, जो हम बोलते हैं इसको हीट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रट या मस्त कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। गोला, रट या मस्त। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि गोला, रट या मस्त, गोला, रट या मस्त किस में पाई जाती है, तो ऊंट में पाई जाती है। याद रखना, जब नर ऊंट प्रजनन के लिए तैयार है तो उसके मुंह से श्लेष्मा झिल्ली गुब्बारे के रूप में फूलकर बाहर आ जाती है, जिसे गोला कहा जाता है। यह प्रजनन की पहचान है। तो प्रजनन की पहचान क्या होगी, इस प्रकार से जो ये जीभ को बाहर निकाल लेता है और इसको बार बार है जो हिलाता रहता है, ठीक है ना। तो गोला, रटिया, मस्त किस से संबंधित है, ऊंट से। किससे बच्चों, ऊंट से। फिर एक याद रखना कि जो ऊंट की मादा होती है उसको गर्भित कराने का टाइम क्या होता है, तो उसको गर्भित कराने का टाइम होता है नवंबर से मार्च तक, इसका पार्टिकुलर टाइम होता है। इसलिए ऊंट क्या अभी मौसमी है, ठीक है ना, यानी कि सीजनली ईस्टर्स है। मौसमी मध चक्कर पाया जाता है ऊंटनी में, सीजनली ईस्टर्स पाया जाता है। ऊंट में प्रजनन का समय याद रखना नवंबर से मार्च, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका टाइम पूछा जाता है कि ऊंट में प्रजनन का समय क्या होता है, यानी कि इस समय ही हम मादा को गर्भित करा सकते हैं, इसके अलावा नहीं करा सकते। टाइम पर आता है नवंबर से मार्च में ही मादा ऊंट को गर्भित कराते हैं, तो नवंबर से मार्च तक होता है, ठीक है ना, प्रजनन का समय। ऊंट की मादा का गर्भाशय टी आकार का होता है, ठीक है ना। ऊंट की मादा का गर्भाशय टी आकार का होता है। ऊंट का कुल व्यय का, यानी कि ऊंट पर जो भी जितना भी हम व्यय करते हैं, जितने भी पैसे लगाते हैं, 60 से 70% उसके आहार पर खर्च होता है, ठीक है ना। अगर हम ऊंट पर 100 रुपये लगा रहे हैं ना, ऊंट पर अगर हम 100 रुपये लगा रहे हैं तो उसमें से 60 या 70 रुपये वो सिर्फ उसको आहार यानी कि खाने पीने में ही लगते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोक देवता पढ़ते हो उसमें भी आपको याद
याद होगा या पढ़ रही हो कि ऊंट के देवता कौन है, तो ऊंट के देवता है पाबूजी। कौन है बच्चों, पाबूजी है। इसलिए जब भी ऊंट बीमार होता है तब पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है ना। तो ऊंट के देवता कौन है, पाबूजी है। राजस्थान में ऊंट लाने का या मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी पाबूजी को है। ऊंट पालक जाति कौन सी है, तो रेवारी। कौन सी, रेवारी या रेवारी। प्रजनन के लिए ऊंट की उम्र 6 वर्ष, ठीक है ना, 5 से 6 वर्ष। इसका क्या होती है, 5 से 6 वर्ष। अब जब 5 से 6 आए तो 5 वर्ष ही करना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रजनन के लिए ऊंट की उम्र होती है 5 से 6 वर्ष। ऊंट पालक जाति कौन सी होती है, राइका या रेबारी। यानी कि प्रजनन के लिए ऊंट कब तैयार होता है, यानी कि कितनी उम्र में है जो प्रजनन के लिए ऊंट है वो तैयार हो जाता है, 5 से 6 वर्ष में पहली बार। और वहीं अगर हम बात करें मादा का, तो मादा लगभग 3 से 4 वर्ष में, ठीक है ना। तो ऊंट पालक जाति कौन सी है, राइका या रेबारी, ये भी याद रखना। भार कितना होता है, ऊंट के नर के वजन होता है 500 से 750 किलोग्राम या 5 से 7.5 क्विंटल, और मादा का 400 से 600 किलोग्राम या 4 से 6 क्विंटल लगभग शरीर का वजन होता है। फिर है ऊंट के कुबड़ में वसीय ऊतक पाए जाते हैं। ऊंट के श्रृंगार को गौरबंद कहते हैं। तो याद रखना, गौरबंद है एक ऊंट का आभूषण। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गौरबंद है एक क्या भाई, ऊंट का आभूषण। नर ऊंट 5 से 6 वर्ष की उम्र में प्रजनन के योग्य हो जाता है। मादा ऊंट 3 से 4 वर्ष की उम्र में प्रजनन के योग्य हो जाता है। दोनों ही लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, जनवरी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जनवरी में, बीकानेर में। अभी हाल ही में बनाया गया था। फिर याद रखना, उस्ता कला का संबंध है ऊंट से। उस्ता कला में क्या होता है कि राष्ट्र जो ऊंट होते हैं उनमें क्या, उनकी जो ऊपर की जो ऊन होती है उस पर क्या किया जाता है कि डिजाइन बनाए जाते हैं, है ना। डिजाइन बनाने को क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं, जिसको और मुनवती कला भी कहते हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक नगर बीकानेर में। तो उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल पर की जाने वाली स्वर्ण मीनाकारी को मुनवत कार्य और मुनवत कार्य, तो ठीक है ना। उस्ता कला का संबंध है ऊंट से, बीकानेर की प्रसिद्ध है, ऊंट की खाल पर की जाती है, विशेष प्रकार की डिजाइन बनाए जाते हैं। इसको और क्या कहते हैं, इसको मुनवती कला भी कहते हैं, ठीक है ना। उस्ता कला को और क्या कहते हैं, मुनवती कला भी कहते हैं। ये भी याद रखना, मुनवती कला भी कहते हैं उस्ता कला को। ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, बीकानेरी। ये भी याद रखना कि ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, बीकानेरी। नाचना नहीं है। ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, बीकानेरी है। वहीं अगर आपको पूछ ले कि ऊंट की तेज दौड़ने वाली नस्ल कौन सी है, तब है नाचना। जबकि ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, बीकानेरी है। ये होती है उस्ता कला, ठीक है ना, ये बोलते हैं उस्ता कला, उस्ता कला, ठीक है ना। इस प्रकार से ऊंट ऊंट का जो सजाया जाता है। अब है कि ऊंट में कुछ रोग भी होते हैं, तो रोग भी ठीक है, पहले हम देख लेते हैं इसकी नस्ल के बारे में। नस्ल कौन सी, बीकानेरी। कौन सी भी, बीकानेरी। तो बीकानेरी नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान तो क्या हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा नाम से ही, ठीक है जी। अब आपको ये भी पता है ना कि ऊंट की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, 9 है। कितनी है बच्चों, 9 है, ठीक है ना। बीकानेरी, बीकानेर इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा। ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल है, ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल है, ऊंट की सबसे ऊंची नस्ल है, ऊंट की सबसे ऊंची भी नस्ल है, ठीक है ना। ऊंची कितनी है, इसकी जमीन से, इसकी कहां से, जमीन से थुई तक लंबाई कितनी होती है, ऊंची होती है 10 से 14 फीट है, मीटर नहीं है, जो 10 से 14 फीट होती है इसकी ऊंचाई। इसमें क्या होता है कि ये जो आंख होती है ना, आंख, इसके ऊपर इस प्रकार से गड्ढा पाया जाता है, एक गड्ढा पाया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसके आंख में स्टॉम्प पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, स्टॉम्प पाया जाता है। तो स्टॉम्प किस में पाया जाता है, बीकानेर में पाया जाता है, नाथना में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो बीकानेर उत्तरी स्थान है, सबसे सुंदर नस्ल है, ऊंची है, 10 से 14 फीट है, स्टॉम्प पाया जाता है। और इसकी क्या विशेषता है, ये किसके संकरण से है, संकरण याद रखना कि ये सिंधी, एक ऊंट की नस्ल है, सिंधी और बलूची, इन दोनों के संकरण से विकसित है बीकानेरी बलूची से। बस इतनी बातें याद रखनी है। उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा, बीकानेर क्षेत्र हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंची नस्ल कौन सी है, तो बीकानेरी है। जमीन से थुई तक लंबाई याद रखना 10 से 12 या 10 से 14 फीट, ठीक है ना, ये याद रखना। यह सिंधु और बलूची का संकरण है, सिंधु, सिंध या बलूची या सिंधु, ठीक है ना।
सिंध या सिंधु की बलूची का संकरण, यानी कि अब आपको पूछ ले कि बीकानेर नस्ल है वो किसके संकरण से बनी है, सिंध और बलूची के संकरण से। यह भी ऊंट की नस्लें हैं। विश्व की सबसे ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, तो बीकानेरी है, नाचना नहीं है। इसका शरीर गठीला एवं मजबूत, आंखें गोल व बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना कि इस नस्ल में स्टॉम्प पाया जाता है। तो ऊंट की किस नस्ल में स्टॉम्प पाया जाता है, बीकानेरी में, और नाचना में नहीं पाया जाता है। रंग गहरा भूरा या काला होता है। बोझा ढोने एवं कृषि कार्यों के लिए उपयोगी होती है। आंखों की पलकों के बाल घने होने के कारण झिंपरा कहते हैं। तो झिंपरा किसे कहते हैं, बीकानेर नस्ल को क्या कहते हैं, झिंपरा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसकी आंखों के ऊपर जो पलके होते हैं, पलके वो क्या होते हैं, बड़ी होती है। क्यों होती है, कि सूर्य जो तापमान ज्यादा आता है उसके बचने के लिए, या जो आंधी चलती है उससे रोकने के लिए, ठीक है ना, यानी कि नुकसान न हो। जैसलमेरी नस्ल कौन सी है, जैसलमेरी। इसका अन्य नाम क्या है, नाचना। इसको ही क्या कहते हैं, नाचना नस्ल भी कहते हैं। तो ये नस्ल अब पूछ ले नाचना नस्ल किसकी है, तो ऊंट की है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा, नाचना कहां पर है, जैसलमेर में, तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा बच्चों, जैसलमेर। ये किस लिए, वो तो थी सर्वाधिक सुंदर नस्ल। ये क्या है सर, तेज दौड़ने वाली है। ये क्या भी तेज दौड़ने वाली है, ठीक है ना, तेज दौड़ने वाली नस्ल है। और बात क्या याद रखनी है, ये पुलिस पुलिस है, जो किस पुलिस है वो कौन सी नस्ल को का काम में लेते हैं, यानी कि कौन सी नस्ल का काम में लेते हैं पुलिस या बीएसएफ के जवान है, वो नाचना ऊंट को, ठीक है ना, बीएसएफ के जो जवान है ना, वो नाचना ऊंट को ही काम में लेते हैं। तेज दौड़ने वाली होती है कौन सी, नाचना या जैसलमेरी जो नस्ल है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है लगभग 7 से 9 फीट, 7 से 9 फीट होती है। राजस्थान का जैसलमेर जिला है, इस नस्ल का रंग हल्का भूरा होता है। इसकी ऊंचाई है वो 7 से 9 फीट होती है। ऊंचाई याद रखना इसलिए बता रहा हूँ। शरीर छोटा व पतला होता है। आंखें चमकदार व सिर के अनुपात में बड़ी होती है, यानी कि जो आंखें थोड़ी बड़ी होती है। इसमें स्टॉप नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, ये नहीं याद रखना कि जैसलमेर या नाचना में न से नाचना, न से नहीं, ठीक है ना, बस इतना याद रख लेना कि नाचना में नहीं पाया जाता है, बीकानेरी में पाया जाता है। तेज चलने के कारण सेना व पुलिस द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो बीएसएफ के जवान या जो पुलिस होती है ना, वो किस नस्ल को, ऊंट की किस नस्ल का प्रयोग लेते हैं, तो नाचना नस्ल को। इस नस्ल के ऊंट सवारी हेतु भी उपयुक्त है। मेवाड़ी नस्ल है, ठीक है ना, मेवाड़ी नस्ल किसकी बच्चों, ऊंट की। इसकी एक ही विशेषता है, वो क्या है कि इसका जो नीचे वाला होठ है ना वो लटका हुआ रहता है। ये इसकी विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो नीचे वाला जो ऊंट है ना, नीचे वाला जो होठ है ना वह लटका हुआ रहता है। तो याद कैसे रखेंगे, अब आपको पता है कि हमने 3 नस्लें पढ़ी है और लगभग 3 ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा था, बीकानेर जिला था, वहां पर क्या था, जैसलमेर था, और यहाँ पर आपको पता है मेवाड़ है, यानी कि उदयपुर, ये वगैरह जिला है ना। तो सबसे नीचे कौन सा जिला है भाई, सबसे नीचे यानी कि मेवाड़ क्षेत्र है ना, ये मेवाड़ क्षेत्र है, यहाँ पर उदयपुर वगैरह है। तो ये नस्ल कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर। तो यानी कि सबसे नीचे पाई जाती है। तो इसका ऊंट क्या है, नीचे लटका हुआ है। तो इस प्रकार से याद रखना है, हम याद रखने के तरीके से बता रहा हूं कि ऊंट की किस नस्ल का जो होठ है वो नीचे लटका हुआ रहता है, तो मेवाड़ी का, ठीक है ना, मेवाड़ी का। राजस्थान का उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में यह पाई जाती है। इस नस्ल की लंबाई मंझले आकार की होती है। कद अन्य नस्ल की अपेक्षा छोटा, थूथन लटका हुआ होता है, ये बात याद रखना, होठ या थूथन, ठीक है ना, नीचे का होठ लटका हुआ रहता है। किस नस्ल का, मेवाड़ी का। सिर बड़ा एवं भारी होता है। शरीर पर बाल घने, सख्त व मोटे होते हैं। कृषि कार्य में बाल ढोने के तो उपयुक्त होती है। दूध उत्पादन में 4 से 6 लीटर प्रति दिन होता है। सिर बड़ा एवं भारी हो गया, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब है ऊंट के रोग, 3 पढ़ लिए हमने, एक तो बीकानेरी, एक जैसलमेरी और एक मेवाड़ी। बीकानेरी जो नस्ल है ऊंट की, उसकी क्या विशेषता है, उत्पत्ति स्थान है वह क्या भी बीकानेर है। इसमें स्टॉम्प पाया जाता है, झिंपरा कहते हैं इसको। और इसकी क्या विशेषता है, इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 10 से 12 फीट है, यानी कि जमीन से थुई तक 10 से 12 फीट है। ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल है। और है जो इसकी विशेषता क्या है, सबसे अच्छी नस्ल है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है कि जैसलमेर नस्ल है, जैसलमेर ही उत्पत्ति स्थान है। इसका अन्य नाम नाचना भी इसे कहते हैं। पुलिस या बीएसएफ के जवान है वो नाचना जो नस्ल होती है उनको उसको काम में लेते हैं। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 7 से 9 फीट तक होती है। इसमें स्टॉम्प नहीं पाया जाता है। मेवाड़ी नस्ल है ऊंट की, जो उदयपुर व मेवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। इसका जो होठ है वो नीचला वो लटका हुआ रहता है। अब है ऊंट के रोग। ऊंट का सबसे पहला रोग आता है सर्रा रोग। कौन सा भी, सर्रा रोग। तो ये पूछा जाता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सर्रा रोग है किसका, ऊंट का।
फिर याद रखना यह जो रोग है यह प्रोटोजोआ जनित है, ठीक है ना। बस इतना तो आपको याद होना चाहिए, ये दो नाम प्रोटोजोआ, बाकी अगर ना होना तो चल जाता है। देखो वैसे तो याद करना है, पर अगर आप कह दो सर हमें थोड़ा बताओ, तो सर्रा रोग किसका है, ऊंट का, और एक याद रखना यह प्रोटोजोआ जनित है। आपको क्या देगा कि ऊंट का सर्रा रोग किस जनित है, वायरस जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित। तो क्या है, प्रोटोजोआ जनित है, ठीक है। यह ऊंट की मुख्य बीमारी है, कौन सी, सर्रा रोग। अन्य नाम क्या होता है इसका, तीवर्षा। तीवर्षा नाम क्या होता है, क्योंकि यह 3 वर्ष तक चलता है इसलिए इसका नाम पड़ा तीवर्षा। गलतिया रोग भी कहते हैं। खोजकर्ता कौन थे, तो खोजकर्ता थे ग्रिप्ट इवान, ग्रिप्ट इवान, ठीक है ना। ग्रिप्ट इवान ने जो क्या किया था कि ऊंट में है जो सर्रा रोग की खोज की थी। किसके द्वारा फैलती है, यानी कि इसका रोगजनक कौन होता है, तो ऊंट के सर्रा रोग के जो रोगजनक होती है वह होती है ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई। ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई प्रोटोजोआ जनित रोग है। और याद रखना कि जो ऊंट का सर्रा रोग है वो किस जनित है, तो प्रोटोजोआ जनित है। ये नाम तो बाद में की बात है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए यह प्रोटोजोआ जनित है, कि जीवाणु जनित है, वायरस जनित है या प्रोटोजोआ जनित है, तो प्रोटोजोआ जनित है। नाम क्या होता है प्रोटोजोआ का, रोगजनक कौन होता है, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई। ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई वह कौन होता है, यानी कि इसको फैलाने का काम कौन करता है, यह तो रोगजनक है। अब है कि इस रोग को फैलाता कौन है, तो इसका फैलाने वाला होता है वह होता है सीसी फ्लाई मक्खी। कौन होती है, सीसी फ्लाई, यानी कि गो बख्शी मक्खी होती है, वह इसको फैलाने का काम करती है। फिर एक रोग होता है खुजली। खुजली, अब खुजली के भी अलग अलग नाम होते हैं। इसे अंग्रेजी में तो कहते हैं मेंज, हिंदी में कहते हैं गार, तथा राजस्थान में कहते हैं पांव। तो राजस्थान वाला याद रखना है कि खुजली को राजस्थानी में क्या कहते हैं, तो पांव कहते हैं। पांव भी कई प्रकार की होती है ना, पांव भी कई प्रकार की होती है, तो वो पांव नहीं है, ये पांव कौन सी है, खुजली। ऊंट में जो खुजली होती है उसे कहते हैं पांव राजस्थानी में। तब आपको पता है मेज, जो याद कैसे रखेंगे, जो मेज होती है, मेज, मेज जानते हो ना, वो इंग्लिश का शब्द है ना, तो ये आप याद रख लोगे कि मेज वो अंग्रेजी में कहते हैं इसको, हिंदी में गार कहते हैं, याद रख लेना, राजस्थानी में इसे पांव कहते हैं। यह अधिक पसीने के कारण शरीर पर गर्द व मिट्टी जमने से होती है। कई बार क्या होता है कि ऊंट है जो चलता रहता है गर्मियों में और सर्दियों में, क्या बात करें कि गर्मियों में लगभग चलता ही रहता है, खेतों में जाता है आता है, तो इसके ऊपर क्या है, जो रेत है, रेत क्या है कि जम जाती है, इसके ऊपर रेत जम जाती है। रेत जमने के कारण क्या होता है कि इसमें चलने के कारण पसीना आता है, और पसीना आने के कारण जो सर्रा रोग है वो सर्वाधिक फैलता है। फैलने का जो कार्य वो कौन करता है, सीसी फ्लाई या गोबक्सी मक्खी है। और हम बात करेंगे इसका जो रोग कारक कौन होता है, तो वो होता है ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई, प्रोटोजोआ जनित रोग है। कौन सा, और ये हम खुजली की बात करें है ना, वो है सर्रा रोग। खुजली का रोग कारक कौन होता है, खुजली का रोग कारक होता है सर्कोप्टिस कैमेलाई। सर्कोप्टिस कैमेलाई नाम से पता चल रहा है कैमल ऊंट को कहते हैं ना, तो खुजली का रोग कारक कौन है, सर्कोप्टिस कैमेलाई। जबकि आपको पूछ ले कि सर्रा रोग का रोग कारक कौन है, तो ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई। दोनों का अलग अलग है, खुजली का सर्कोप्टिस कैमेलाई और सर्रा का ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक। ये क्या है भी, खुजली है जो ब्रुति द्वारा फैली जाती है। इसका जो उपचार है ना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऊंट की या जो खुजली होती है उसका रोकथाम किससे किया जाता है, तो मेलाथियन जो दवाई होती है 50% है ना, उसकी 1% का घोल बनाकर ऊंट के शरीर पर छिड़काव किया जाता है। तो आपको पूछा जाएगा कि ऊंट में खुजली की रोकथाम के लिए कौन सी दवाई काम में ली जाती है, तो मेलाथियन 50% का 1% घोल बनाकर। ऊंट की आहार व्यवस्था, ऊंट के कुबड़ का आकार उसको मिल रहे आहार की मात्रा को दर्शाता है। सामान्य भाषा में हम थुई बोलते हैं है ना, तो ऊपर से इस प्रकार से होता है ना, हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर इसको हम आहार ज्यादा देंगे, अगर हम इसको आहार ज्यादा देंगे, अच्छा खाना देंगे, तब तो ये क्या भी आकार में बड़ा होएगा। अगर हम इसको खाना कम दे रहे हैं, आहार की मात्रा कम दे रहे हैं, अच्छा क्वालिटी का जो आहार है वह नहीं दे रहे हैं, तब यह सुस्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि ऊंट को हम जो भी आहार दे रहे हैं वो हम इसके हम्प को देखकर पता लगा सकते हैं कि इसको कितना आहार मिल रहा है। जी हाँ, पक्के मानी तेरे शरीर लाग गए भी तन की देवी को नहीं, है ना। तो ऊंट को प्रतिदिन 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। फिर उम्र के अनुसार है कि कितना, तो ये तो ज्यादा कोई खास नहीं है, ठीक है, पड़ा हुआ होना चाहिए कि 1 वर्ष से अगर कम है तो उसको शुष्क चारा 2 किलोग्राम देना चाहिए, दाना है वो 500 ग्राम देना चाहिए, नमक 15 ग्राम देना चाहिए। जैसे जैसे 2 वर्ष का हुआ तो इसका डबल कर दो, 2 4 4 का 6 6 का 8 8 का 10, इसको भी डबल, इसमें आधा आधा जोड़ दो, 500 का 1 किलोग्राम, 1.5 2 2.5 15 25 35 45 50। तो ये ज्यादा कोई खास नहीं है, बस देख लो एक बार।
महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, एक ऊंट के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है। तो जब हमने पशुओं का आवास पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि ऊंट को स्थान, यानी कि ये क्या बात करें, खुले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, 75 से 100 वर्ग फीट, ठीक है ना। 75 से 100 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है एक ऊंट को। और वहीं गाय की बात करें, भैंस की बात करें तो 80 से 100 फीट की आवश्यकता होती है। अंडाणु चरण है वो लगभग है 36 घंटे में होने लग जाता है। ऊंट को प्रतिदिन नमक देना चाहिए, ये याद रखना कि ऊंट को प्रतिदिन कितना नमक देना चाहिए, 75 से 100 ग्राम नमक देना चाहिए। वहीं अगर आपको पूछते कि गाय भैंस को कितना देना चाहिए तो 30 ग्राम, ठीक है ना। गाय भैंस को 30 ग्राम देना चाहिए और ऊंट को कितना देना चाहिए भी 75 से 100 ग्राम। यह एक बार में पानी पी सकता है, यानी कि ऊंट एक बार में कितना पानी पी सकता है, तो 135 लीटर पानी पी सकता है, इतनी क्षमता होती है, ठीक है ना। इसकी त्वचा पर बारीक बालों की एक परत पाई जाती है, बारीक जो बाल होते हैं उसकी परत पाई जाती है, जिसे वो क्या है, कूच चालक का काम करती है, यानी कि पानी का ह्रास नहीं होने देती है, यानी कि जो पानी को वेस्ट नहीं जाने देती है। इसलिए जो ऊंट है वो 7 से 8 दिन तक वो क्या भाई जो पानी बिना भी रह सकता है रेगिस्तान में। तो ऊंट के जो त्वचा होती है उस पर बारीक बालों की परत पाई जाती है जो कूच चालक का कार्य करती है, यानी कि पानी का ह्रास नहीं होने देती है। ऊंट की त्वचा मोटी होने के कारण पसीने द्वारा पानी की हानि कम होती है। अब आपको पता है जो भी हम पानी पीते हैं पसीने के द्वारा बाहर निकल जाती है, तो इसमें पसीना भी कम आता है। यह झुंड में रहना पसंद करता है तथा अपने मार्ग याद रखने की अद्भुत क्षमता होती है। ऊंट में मार्ग रखने की अद्भुत क्षमता होती है, यानी कि ऊंट को अगर आप रात में यानी कि रात में कहीं भी लेकर चले गए, यानी कि आप नए रास्ते से लेकर चले गए, तो ऊंट है जो एक बार आप जहां से लेकर जाते हो ना तो ऊंट वापस उसी रास्ते आ जाता है, इतनी इसमें याद रखने की अद्भुत क्षमता होती है। और यह भी कहा जाता है कि ऊंट को अगर हमने मारा है ना तो ऊंट बदला भी ले लेता है, ठीक है ना। तो मारना नहीं है ऊंट को, यह झुंड में रहना पसंद करता है तथा अपना मार्ग याद रखने की अद्भुत क्षमता रखता है। ऊंट है जो रात में लगभग कितना चल सकता है भाई, 100 से 110 किलोमीटर चल सकता है। ऊंटनी के दूध में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये भी पूछा जाता है कि ऊंटनी के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। अगर आपको पूछ ले कि दुग्ध में सामान्य पूछे कि गाय भैंस भेड़ बकरी के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है, तो विटामिन ए होता है, बल्कि ऊंटनी के दूध में विटामिन सी ज्यादा होता है। इसकी अन्य नस्लें कौन सी है, तो अलवरी, मारवाड़ी, सिंधी, कच्छी। ऊंटनी के दूध में वसा प्रतिशत 5.8 होता है, प्रोटीन 2.98 होता है। ऊंट की पालक जाति कौन सी, रेबारी होती है या राइका होती है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है आपके अंदर उत्साह, संघर्ष की इच्छा और सहनशीलता, ठीक है ना। तो अपने उत्साह को बनाए रखें, इसी प्रकार से है जो अपनी तैयारी को निरंतर रखें। जो हम एक बात याद रखना, निरंतर अभ्यास करना, रेगुलरिटी से पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। पढ़ते सब है लेकिन सबसे अलग पढ़िए, ठीक है ना। हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें यह भी नहीं पता है कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है तो हमारे पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं होता है। क्योंकि जब भी हम खजाना खोजते हैं, खजाना खोजने से पहले हमारे पास मैप होना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारी जो क्लासें हैं वो आपको बहुत ही अच्छी लग रही है। उसी जिद और जुनून के साथ कल वापस उसी एक नई क्लास के साथ हम आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।